Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So before we begin with our session, मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ अपने सेशन का. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर्स को डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर कुछ ऐसे फॉर्मेट में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड. ठीक है, तो ताकि आप इन पॉइंट्स को अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सको. सो सभी के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बिकॉज हम न्यूज़ के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं. यहाँ से आपका स्टैटिक फैक्ट भी इन अ वे कवर होते जाता है. एंड वो एस्पिरेंट्स जो ऐसे एग्ज़ाम्स को लिख रहे हैं जहाँ पे आंसर राइटिंग का यूज़ आता है, उनमें आप इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. सो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स. जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग, रेलवेज, इंश्योरेंस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, जुडिशरी, कैट, जीमैट, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट वाला सेगमेंट हमारा अपॉइंटमेंट्स का होगा, हम कुछ अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे. तो एंड तक बने रहिएगा, बाकी सभी के साथ शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले आप सभी को इंडियन एयरफोर्स का जो आज स्थापना दिवस है उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज इंडियन एयरफोर्स अपना 92nd एनिवर्सरी बना रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जो है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये जो है इंडियन एयरफोर्स का जो इस बार का जो 92nd एनिवर्सरी मना रहा है, इसका ये थीम है. इंडियन एयरफोर्स डे का ये थीम है. ठीक है, तो आपको बताना है कि who performed aerobatic displays during the 92nd anniversary celebrations in the Indian Air Force 2024. तो इंडियन एयरफोर्स का जो 92nd एनिवर्सरी है आज, उसके सेलिब्रेशंस चल रहे थे चेन्नई में. ठीक है, तो उस पर किस इंडियन एयरफोर्स के किस टीम ने या फिर किस टुकड़ी ने जो एरोबैटिक्स का जो वो शो किया, वो किसने परफॉर्म किया, ये आपसे पूछा है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SKAT भी कहते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. इंडियन एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट 1932 में हुआ था. ठीक है, पहले उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, फिर उसको रीनेम करके इंडियन एयरफोर्स किया गया 1950 में. ठीक है, इस बार की थीम मैंने जैसे आपको बताई थी, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर. ठीक है, सक्षम इज कैपेबल, सशक्त इज स्ट्रॉन्ग एंड आत्मनिर्भर इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड इसको जो है सेलिब्रेट किया गया विथ डिस्प्ले ऑफ 72 फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर इन चेन्नई. तो चेन्नई में जो है फंक्शंस चल रहे थे, 72 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था. और इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है, ये आपका संस्कृत में मोटो लिखा है जिसका मीनिंग है टच द स्काई विथ ग्लोरी. ठीक है, और ये जो मोटो है ये कहाँ से लिया गया है, जो श्रीमद् भागवत गीता है वहाँ से ये मोटो जो है लिया गया है. ठीक है, की ऑपरेशंस जो पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशंस किए हैं, चाहे जहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आए हो या फिर किसी कंट्री से, जैसे रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था तो वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना हुआ, तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे पिछले सालों में. तो कुछ कुछ एक आध आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और ऐसे और सारे ऑपरेशंस हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किए हैं. ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी इंडियन एयरफोर्स डे की. ठीक है, अगला जो न्यूज़ आ रही है ये आपका इम्पॉर्टेंट इवेंट से नहीं है रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट डे से नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से. ठीक है, तो ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं. ये हिंदी के एक रिनाउंड राइटर हैं. ठीक है, आपने इनकी कथाएं जो है आपके सिलेबस में पढ़ी होंगी जब आप स्कूल, हाई स्कूल या फिर कॉलेज में होंगे. ठीक है, रिनाउंड राइटर्स है ये हिंदी के, और हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हाईलाइटेड द स्ट्रगल्स ऑफ द कॉमन मैन. तो आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स एक आम आदमी फेस करता है, वो सारे जो स्ट्रगल्स हैं इनकी कथाओं में, कहानियों में दिखते थे. ठीक है, तो ये है न्यूज़. 8 अक्टूबर को इनका निधन हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड पश्मीना इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज एंड व्हाट डज इट मीन. पश्मीना किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग क्या है. हम अब ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक के एंगल से आ चुका है, स्टैटिक जीके के एंगल से.
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपके न्यूज़ में क्यों आया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पश्मीना जो है पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट गोल्ड। ठीक है, ये न्यूज़ इसलिए आया है बिकॉज यूनियन मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने जीआई सर्टिफिकेट दिया है पश्मीना वूल का लद्दाख को। ठीक है, तो पश्मीना वूल जो है इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट गोल्ड, कम्स फ्रॉम द चंगथांगी गोट नेटिव टू लद्दाख। तो लद्दाख को, जैसे मैंने आपको कहा कि लद्दाख को जीआई टैग मिल गया है पश्मीना वूल का, तो ये जो वूल है कहाँ से डिराइव की जाती है, एक गोट है जिसका नाम है चंगथांगी गोट, जो कि लद्दाख में पाई जाती है और बाकी तिब्बत में भी पाई जाती है। ठीक है, उस हिमालय रीजन के उस एरिया में ये गोट पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख एम्स टू रीच 5000 पश्मीना गोट्स बाय 2030। तो ये जो गोट्स को है ना, चंगथांगी गोट, इसको पश्मीना गोट भी कहा जाता है बिकॉज अब इसको जीआई टैग मिल गया है, तो और इसकी अब जो है डिमांड होगी, तो इनका जो नंबर है इन गोट्स का 5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है 2030 तक। जीआई सर्टिफिकेट वाज प्रेजेंटेड टू प्रमोट द पश्मीना वुल ग्लोबली, तो ताकि पश्मीना वुल को ग्लोबली रिकग्नाइजेशन मिल जाए, इसलिए जीआई टैग लद्दाख को दिया गया है। ठीक है जी, एक जीआई टैग कितने सालों के लिए वैलिड होता है, 10 सालों तक। ठीक है, तो आई गेस 2014 या फिर 2013 में जो है जम्मू एंड कश्मीर को पश्मीना वूल का टैग दिया गया था। अब जब सेपरेट हो चुके हैं स्टेट और 10 साल भी हो चुका है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अब जो है जीआई टैग लद्दाख को दिया गया है। ठीक है, दिस वाज द न्यूज़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजकुमार हिरानी विल बी अवॉर्डेड द किशोर कुमार सम्मान इन डैश। तो किशोर कुमार सम्मान से जो है, इस अवार्ड से राजकुमार हिरानी जी, जो कि एक डायरेक्टर है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। किस जगह पे दिया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, खांडवा, मध्य प्रदेश में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो बेसिकली अवार्ड है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है किन लोगों को, जिन्होंने बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिए होती है एक्टिंग में, स्क्रीन प्ले में, सॉन्ग राइटिंग में, या फिर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्टर जो होते हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है, यस कौन देता है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। और ये खंडवा में ही क्यों दिया गया है, बिकॉज जो किशोर कुमार जी हैं वो खंडवा में ही उनका ये होम टाउन था, तो इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, राजकुमार हिरानी जी ने कुछ बहुत ही अच्छी फिल्म्स को डायरेक्ट किया है, जैसे कि 3 इडियट्स हो गया, पीके हो गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गया। ठीक है जी, तो ये थी न्यूज़। नेक्स्ट, हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द मिडोरी प्राइज़ फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2024। तो मिडोरी प्राइज़ किनको मिला है ये आपको बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वीरा वोरोनोरा एंड यासाबेल अगस्तीना क्लैडेरन कार्लोस। तो इनको जो है ये मिडोरी प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये जो अवार्ड है ये किसने देने की शुरुआत की है, AEON एनवायरमेंटल फाउंडेशन एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो है इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अर्थ को कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए अगर किन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कुछ अच्छा काम किया है, तो उनको है ये जो मिडोरी प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड सेरेमनी 29 अक्टूबर को होगी। कहाँ पे, कैली, कोलंबिया में ये होगा। ठीक है, नाम याद रख लेना इन दोनों रेसिपिएंट्स के। ठीक है, विच बैंक पार्टनर्ड विद भाषिनी टू सपोर्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज इंटीग्रेशन इन इट्स AI चैटबॉट। तो वर्नाकुलर इज़ लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में ही इंफॉर्मेशन दे सके उनका जो AI चैटबॉट है, ये किस बैंक ने, भाषिनी जो कि एक AI टूल है, इसके साथ मिलके एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो कि हम पढ़ेंगे। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है आपको बताना है, ताकि लोकल लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन मिल सके कस्टमर्स को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फेडी नामक AI वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि भाषिनी के साथ एक MOU साइन किया है फेडरल बैंक ने, और इसको फेडी नामक एक AI वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है। ये जो है फेडी चैटबॉट, ये 14 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, आपको 14 लैंग्वेजेस में ये इन्फॉर्मेशन देगा बैंक की। ठीक है, ये जो है पार्ट ऑफ RBI's इनिशिएटिव टू प्रमोट बैंकिंग इन लोकल लैंग्वेजेस। तो RBI का इनिशिएटिव है कि बैंकिंग जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट की जाए, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो लोकल लैंग्वेजेस में ही उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनको भी अच्छे से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने हर एक स्लाइड के यहाँ पे हेडलाइन पॉइंट डाल दिया है, ताकि आप अगर चाहो तो यहाँ से नोट्स को बना सकते हो। ठीक है,
आज का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न के अपलोड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हेडलाइन पॉइंट से ही आप अपने नोट्स बना सकते हो, पूरे के पूरे ऐसे पैराग्राफ्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रिफ्किन वेर अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी फॉर द डिस्कवरी ऑफ। कल हमने पढ़ा था राइट, नोबेल प्राइज़ मिला है इन दोनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, राइट। तो इसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाली न्यूज़, तो अगर फिर से आपको याद की जाए, आपको ये न्यूज़ रिवाइज करवाई जाए, इस मोटिव से मैंने आज फिर से क्वेश्चन डाल दिया है। पर आपसे पूछा है कि इनको किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो RNA। तो माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको कहा, माइक्रो RNA के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज़ जो इनको मिलेगा उसके साथ साथ इनको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का ये जो इतने अमाउंट का जो है कैश प्राइज़ भी मिलेगा। 10 दिसंबर 2024 को जो है ये अवार्ड सेरेमनी होगी, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which international organization ruled that the UK's separation of the Chagos Island from Mauritius was unlawful? तो यूके ने जो है सेपरेट कर दिया था चैगोस आइलैंड को मॉरिशस से। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रूलिंग दी है कि यूके ने जो किया है वो गलत किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब ICJ ने यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि यूके को जो है वो चैकोस आइलैंड मॉरिशस को वापस से दे देना होगा, ठीक है। तो यूके ने अग्री कर दिया है कि वो चैगोस आइलैंड को जो है वो मॉरिशस को दे देगा, ठीक है। मॉरिशस कहाँ पे है? आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आता है, ठीक है। ICJ ने रूल किया है इन फेवर ऑफ मॉरिशस इन 2019 डिक्लेयरिंग यूके सेपरेशन अनलॉफुल। तो यूके ने जो सेपरेट किया था मॉरिशस को चैकोस आइलैंड से, ताकि वो अपना इंडियन ओशन में दबदबा बना सके यूके, इस मोटिव से उसको आइलैंड को अलग कर दिया गया था। फिर उस आइलैंड को यूके ने US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को लीज पे भी दे दिया था। और वहाँ के जो सिटीजन्स थे, रेसिडेंट्स थे, कुछ 2000 रेसिडेंट्स वहाँ पे रहते थे, उनको कह दिया था कि आप इस जगह को खाली कीजिए, आप चाहे तो मॉरिशस जा सकते हो, सेशल्स जा सकते हो, बट यहाँ से जगह खाली कर दीजिए। तो इससे जो है ह्यूमैनिटेरियन राइट जो होता है उस जगह पे रहने का, वो उसका उल्लंघन हुआ। इसलिए जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये रूलिंग दी है, ठीक है। तो इस आइलैंड को मॉरिशस से 1965 में ही अलग कर दिया गया था, ठीक है, ताकि यूके अपना दबदबा बना रख सके इंडियन ओशन में, ठीक है। तो ये पूरी सी न्यूज़ थी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, विच टीम डिड मुंबई डिफीट टू विन देयर 15th ईरानी कप टाइटल 2024? तो 15th ईरानी कप का जो टाइटल है मुंबई ने जीता, किसको हरा के जीता? ये जो ईरानी कप है बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है, डोमेस्टिक क्रिकेट का ये टूर्नामेंट होता है। तो मुंबई ने किस टीम को हरा के जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट ऑफ इंडिया। यस, रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम का नाम है, तो इनको हरा के जो है मुंबई ने जीता है, ठीक है। 15th ईरानी कप टाइटल जीता है आफ्टर 27 ईयर्स मुंबई ने इसको जीता है। ये जो है कहाँ पे फाइनल हुआ? एकन्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये हुआ। द लास्ट विक्ट्री इन दिस टूर्नामेंट वॉज 1997 to 98। तो ये जो सीज़न हुआ था इस टाइम पीरियड पे मुंबई ने जीता था। अब 27 ईयर्स के बाद ईरानी कप मुंबई ने जीता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वन मोटो जीपीज जापानीज ग्रैंड प्री स्प्रिंट रेस इन 2024? तो जो आपका जो मोटर रेसिंग वाला ये इवेंट होता है ग्रैंड प्री, जापानीज ग्रैंड प्री जो हुआ, ये एडिशन किसने जीता है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को बेगेना। तो फ्रांसिस्को बेगेना ने ये ग्रैंड प्री का एडिशन जीता है, ठीक है जी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कॉट फॉर द वुमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024? तो वुमेंस एशियन हॉकी आना चाहिए यहाँ पे। वुमेंस हॉकी एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2024 का एडिशन होगा। कहाँ पे होगा? राजगीर बिहार में होगा इस बारी। तो उसका जो है मैस्कॉट और वो लोगो वगैरह वो सभी जो है अनवील कर दिया गया है। उस मैस्कॉट का नाम क्या है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुड़िया। गुड़िया क्या है? एक स्पैरो है ये मैस्कॉट। उस मैस्कॉट का नाम जो है गुड़िया रखा गया है, ठीक है। तो
स्टेट बर्ड है बिहार का जो है स्पैरो है, इसीलिए जो है गुड़िया नामक स्पैरो ही इस टूर्नामेंट का मैस्कॉट होगा। ठीक है, राजगीर बिहार में होगा। नवंबर 11 से 20 तक ये इवेंट होगा। इसमें कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? इंडिया, चाइना, थाईलैंड और बाकी थोड़ी कंट्रीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिड कोको कॉफ डिफीट टू विन 2024 चाइना ओपन? तो चाइना ओपन का जो ये टूर्नामेंट हुआ आपका, टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है, तो कोको कॉफ ने जीता है। किसको हरा के जीता है ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिना मिकोवा। ठीक है, कैरोलिना मिकोवा ने मिकोवा को हरा के कोको कॉफ जी ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएस से हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो है चाइना का जो है ये चाइना ओपन जीता है। ठीक है, और मेंस के कैटेगरी में किन्होंने जीता है? कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। किसको हराया है? जेनिक सिनर को हराया है। ठीक है, मेंस और वुमेंस कैटेगरीज आप दोनों याद रख लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स की और एक दो न्यूज़ हैं। गोल्फर अंगद चीमा विंस विजैक ओपन 2024। तो ये जो विजैक ओपन 2024 गोल्फ का टूर्नामेंट हो रहा था, इसको किसने जीता है? अंगद चीमा जी ने। ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग प्लीज़ स्पेयर मी। ठीक है, और बिलेट्स का कंपटीशन हो रहा था जिसका नाम है शोंघी सिंगापुर ओपन टाइटल। तो इस कंपटीशन को भी ये बिलेट्स की कंपटीशन है, इसको किसने जीता है? इंडियन प्लेयर पंकज आडवाणी जी ने जीता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की ये न्यूज़ थी। अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ चलते हैं। केरला से आपकी ये न्यूज़ आ रही है। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एडीजीपी पी विजयन जी को, जो कि एक 1999 के आईपीएस ऑफिसर के, ये इस बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, एज न्यू हेड ऑफ इंटेलिजेंट विंग। तो केरला इंटेलिजेंस विंग के न्यू हेड के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? पी विजयन। तो ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग द स्टेट पीसीएस एग्जाम ऑफ केरला, दिस न्यूज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, Vijayan will replace Manoj Abraham, who has been transferred and posted as Law and Order ADGP. तो मनोज अब्राहम जी पहले इंटेलिजेंस विंग के जो हैं हेड थे, अब मनोज अब्राहम जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी इसको संभालेंगे और इनके जगह पे पी विजयन आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वेस्ट बंगाल से। डॉक्टर सुब्रता गुप्ता जो कि 1990 आईएएस ऑफिसर, इस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे सुब्रता गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है और एडिशनल चार्ज दिया गया है इस डिपार्टमेंट का। ये और किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं ACS ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सुब्रता गुप्ता जी इसको भी संभाल रहे हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बन गए हैं नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स अब सुब्रता गुप्ता जी संभाल रहे हैं। मनीष जैन जो हैं ये भी आईएएस ऑफिसर हैं इस बैच के, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू द इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मनीष जैन बन चुके हैं। ठीक है, सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग वेस्ट बंगाल स्टेट पीसीएस एग्जाम, दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, he will also assume the additional responsibilities of principal secretary of the water resource and investigation and development department and project director of the ADMI project। तो इसका भी जो है ये संभालेंगे, इसके भी एडिशनल सेक्रेटरी हैं ये, और वाटरवेज एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। अतुल श्रीधरन जो हैं, जो कि जज हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वॉज ऑन मंडे नॉमिनेटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे किन्हें नॉमिनेट किया गया है? अतुल श्रीधरन जी को। ठीक है, तो जुडिशरी एग्जाम वालों के लिए दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 लॉयर्स एज जजेस ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट। तो गुजरात हाईकोर्ट के जजेस के तौर पे 3 लॉयर्स को अपॉइंट किया गया है। कौन है वो 3 एडवोकेट्स? जस्टिस संजीव जयेंद्र ठक्कर, ये अभी एडवोकेट्स हैं बट आगे जब बन जाएंगे ये चीफ जस्टिस तो इनके आगे जस्टिस बन जाएगा। ठीक है, एडवोकेट संजीव जयेंद्र ठक्कर
एडवोकेट दीपेंद्र नारायण रे एंड एडवोकेट मुलिक जितेंद्र शेलात। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं एडवोकेट्स गुजरात हाई कोर्ट के जजेस के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है जी, तो यस, that was it for the today's session. That was the last piece of news. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. Bell icon पे भी प्रेस कर देना एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।